स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो मॉडर्न नेपाल के फाउंडर राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इंडिया और चाइना की तुलना दो चट्टानों से करते हुए कहा था कि नेपाल इन दो चट्टानों के बीच एक शकरकंद की तरह है। इंडिया और चाइना जैसे दो दिग्गज देशों के बीच स्थित नेपाल बफर यानी शील्ड की तरह हिमालयन रेंजेस के सदर्न स्लोप्स पर लोकेटेड है। करीबी पड़ोसी के रूप में भारत और नेपाल में तो कई चीजें समान हैं, जिनमें हिंदू धर्म एक समय पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ करता था। अक्सर लोग नेपाल को भारत का हमजोली भी समझते हैं। सभ्यता और संस्कृति तो एक समान है ही। इसके साथ साथ नेपाली और हिंदी भाषा दोनों ही देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के मादेश रीजन और इंडिया के यूपी और बिहार में रहने वाले निवासियों में बोली और कल्चर की सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। ओपन बॉर्डर सिस्टम के कारण दोनों देश के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के आ जा सकते हैं। इनफैक्ट क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस के चलते दोनों देश के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। वहीं चाइना और नेपाल में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार मंक्स और स्कॉलर्स के विजिट्स के कारण एक पुराना संबंध देखा जा सकता है। नेपाल ने वैसे तो हमेशा इंडिया और चाइना के साथ एक जैसे रिलेशंस बनाए रखने का क्लेम किया है, लेकिन गौर से देखा जाए तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। आज इस मुद्दे पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों से जहां एक तरफ इंडिया और नेपाल के रिलेशन कमजोर होते गए हैं, वहीं नेपाल और चाइना के रिलेशंस काफी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। नेपाल में धीरे धीरे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इंटरफेरेंस हो या कल्चर में। चाइना की तरफ नेपाल का झुकाव आसानी से देखा जा सकता है। आखिर नेपाल में चाइना का गेम प्लान क्या हो सकता है? क्या श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चाइना इसे भी अपने डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाना चाहता है, या नेपाल की मदद से चाइना भारत के खिलाफ कोई साजिश रचना चाहता है? दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से नेपाल को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के अंदर भी इंपॉर्टेंस रखता है, और इसी वजह से यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक से जुड़े हुए कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। फिलहाल बिना किसी देरी के अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण नेपाल दशकों से इंडिया और चाइना के ग्रेट पावर कंपटीशन का एक प्लेग्राउंड माना जाता रहा है। कहा जाता है कि नेपाल और चाइना के बीच सदियों पुराने और गहरे संबंध हैं, जो अक्सर फ्रेंडली और कॉर्डियल ही रहे हैं। दोनों देश 1414 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल और मल्टी फेसेटेड बायलैटरल रिलेशंस, बुद्ध भद्रा जैसे नेपाली मंक और जिन डायनेस्टी के मंक फाशियान और तांग डायनेस्टी के मंक शुआनजांग जैसे चाइनीज मंक्स की अर्ली विजिट से इवॉल्व होता हुआ देखा जा सकता है। रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि दोनों देशों ने 1 अगस्त 1955 को अपने रिलेशंस को फॉर्मलाइज करते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की थी। नेपाल की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट यहां तक शो करती है कि नेपाल वन चाइना पॉलिसी में फर्मली कमिटेड है और चाइना के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। चाइना के लिए नेपाल की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है कि वह चाइना के 5 फिंगर स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। दरअसल माओ जेडोंग एक तरफ तिब्बत को चाइना के राइट हैंड का पाम कंसीडर करते हैं, और वहीं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA यानी अरुणाचल प्रदेश को उसकी 5 उंगलियां समझते हैं। इसलिए चाइना इन रीजन्स को लिबरेट करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। तिब्बत एनेक्सेशन के खिलाफ ग्लोबल आउटक्राई के कारण माओ ने टेम्पररी इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। अब शी जिनपिंग माओ के सपने को पूरा करना चाहते हैं और इन राज्यों को फ्री करना चाइना का सबसे बड़ा ड्रीम भी मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, और दूसरी तरफ नेपाल और भूटान सोवर्ण नेशंस में गिने जाते हैं। इस विजन को पूरा करने के लिए आज जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली नेपाल में चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई देखी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना नेपाल के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल है। 2019 में नेपाल और चाइना ने अपनी 2016 की ट्रांजिट रिपोर्ट ट्रीटी को लागू करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया था, जिससे नेपाल को तियानजिन, शेंजन, लियान्युनगांग और जानजियांग में चाइनीज सी पोर्ट्स का एक्सेस मिला। वहीं लांजो, लहासा और सिगाटसे के 3 लैंड पोर्ट्स द्वारा नेपाल चाइना में अपने प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, चाइना लाखों रुपए नेपाल की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हुए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत
कई नई सड़कें बना रहा है। पेट्रोलियम और दूसरे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेपाल और चाइनीज सिटीज और पोर्ट्स रोडवेज और रेलवेज के माध्यम से कनेक्ट किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स और इसी तरह के क्षेत्रों में फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके चाइना नेपाल के डेवलपमेंट एफर्ट्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में चाइनीज एफडीआई भी इंक्रीज होती हुई ऑब्जर्व की गई है। 2019 में नेपाल की न्यू एफडीआईज में जहां इंडिया का 30% शेयर था, वहीं चाइना का लगभग 40% था। बल्कि नेपाल ने इंडियन फर्म से ज्यादा चाइनीज फर्म्स को एफडीआई के लिए अप्रूवल दिए हैं, जिसके कारण 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में नेपाल की 90% एफडीआई चाइना से आई थी। नेपाल 2017 में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हो गया था। तब से नेपाल और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक इंपॉर्टेंट पीरियड में शामिल होते हुए नजर आए हैं। नेपाल में फ्लैगशिप बीआरआई प्रोजेक्ट ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क THMCN चाइना के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को नेपाल की राजधानी काठमांडू से कनेक्ट करेगा, जहां पे चाइना नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क के साथ जोड़ने वाला क्रॉस बॉर्डर केरंग काठमांडू रेलवे भी इसमें शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि क्रॉस बॉर्डर रेलवे के माध्यम से चाइना इंडिया के यूपी और बिहार के मार्केट्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए टैप करने की कोशिश कर सकता है। चाइना नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज फैक्ट्री स्थापित किए जाएंगे। साथ ही कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज भी पार्क में डेवलप होंगे। इसके अलावा अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने तिब्बत में स्थित ल्हासा के काठमांडू तक के ट्रेन प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि ल्हासा टू काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इस रेलवे को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि लुम्बिनी लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थान होने के साथ साथ इंडिया बॉर्डर के करीब भी है। इस कारण अगर इस प्रोजेक्ट को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया गया तो हमारे बॉर्डर्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। चाइना नेपाल के पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है। 2018 में नेपाल की दो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर ने एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया था, जिससे उन्हें पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ बहुमत प्राप्त हुई। इस बहुमत से एक्साइटेड और नेशनलिज्म और एंटी इंडिया लहर पर सवार होकर CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने दशकों में पहली बार नेपाल में सबसे मजबूत सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि NCP का निर्माण किया। ओली के अंडर चाइनीज और नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टीज के बीच रिलेशंस काफी ग्रो हुए। बल्कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में नेपाल दौरे पे गए थे तो नेपाल की रूलिंग पार्टी NCP ने शी जिनपिंग की फिलॉसफी की कॉपीज अपने मेंबर्स तक को डिस्ट्रीब्यूट की थी। भारत के पारंपरिक प्रभाव यानी कि ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए चाइना नेपाल के साथ सांस्कृतिक और कल्चरल रिलेशंस भी स्टैब्लिश करने के प्रयास कर रहा है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाइना ने नेपाली स्कूल्स में मैंडेरियन लैंग्वेज के शिक्षण को भी बढ़ावा दिया है। चाइना हर साल चाइना में पढ़ने वाले कुल 100 नेपाली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रदान करता है। इसके अलावा 2016 और 2021 के बीच चाइना ने 200 टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। चाइना और नेपाल कल्चरल फेस्टिवल्स, पब्लिक लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोगों की फ्रेंडली विजिट्स, एग्जीबिशन, कल्चरल एंड फिल्म शोज, फूड फेस्टिवल आदि माध्यम से पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देशों के शहरों के बीच सिस्टर सिटी रिलेशंस भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि नेपाल की चाइना से बढ़ती दोस्ती नेपाल के लिए आने वाले समय में हानिकारक भी साबित हो सकती है। इनफैक्ट कुछ समय से दोनों देशों में तनाव को भी बढ़ता हुआ देखा गया है। कोविड-19 महामारी के बाद पिछले 2 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी हद तक बिगड़ गए हैं। कॉमन बॉर्डर्स का क्लोज हो जाना और चाइना द्वारा अब तक फॉलो किए जा रहे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल चाइना में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिससे नेपाल की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा चाइना के साथ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा भी नेपाल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिस्कल ईयर 2021-22 में नेपाल ने केवल 1 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट्स चाइना को सेंड किया था। वहीं चाइना से लगभग 233.92 बिलियन रुपीस के एक्सपोर्ट्स नेपाल ने रिसीव किए थे, जिसका मतलब ये हुआ कि नेपाल का चाइना के साथ लगभग 232.9 बिलियन रुपीस का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट की इच्छा के विरुद्ध 27 फरवरी
2022 को मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के तहत नेपाल द्वारा अमेरिकन ग्रांट असिस्टेंस को रेटिफाई करने के बाद नेपाल और चाइना के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इनफैक्ट चाइना ने संकेत भी दिया है कि वो अपने पड़ोस में एमसीसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य चाइना के मुताबिक चाइना को कंटेन करना है। चाइना के डेट ट्रैप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में फंसने का डर और प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के कारण बीआरआई प्रोजेक्ट्स भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। नेपाल में चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बढ़ने से इंडिया भी नेगेटिवली अफेक्टेड हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना नेपाल के थ्रू इंडिया को इनसर्किल करना चाहता है, जिसके कारण इंडिया के लिए चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। तो भारत ने हमेशा सबकॉन्टिनेंट में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को रियलाइज करते हुए हर देश से कॉर्डियल और कोऑपरेटिव रिलेशन बनाए रखने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में असमर्थ रहे हैं। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता केवल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल, कल्चरल, मैरिटल और हिस्टोरिकल रिलेशंस भी सदियों से चले आ रहे हैं, जिनका इनकार नेपाल की बदलती सत्ता भी नहीं कर सकती। ऐसे हिस्टोरिकल रिलेशंस को फॉर्मल रिलेशन में बदलने के लिए दोनों देशों ने 17 जून 1947 को डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए थे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सोवन इक्वलिटी और अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल्स के प्रति इंडिया का कमिटमेंट वो आधार है जिस पर इसने अपने पड़ोसी मुल्कों के संबंध को मजबूत बनाए रखा है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को वाइडन करने, बाकी नेशंस में अपनी भूमिका को एनहांस करने और अपनी प्रेजेंस को एक इमर्जिंग पावर की तरह बिल्ड करने का लक्ष्य रखती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसी कई पॉलिसीज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती हैं। लेकिन चाइना से इन्फ्लुएंस होता हुआ नेपाल इंडिया की फॉरेन रिलेशंस के रेपुटेशन को अंडरमाइन करेगा, जहां ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नेपाल इंडिया जैसा अच्छा दोस्त खो बैठे। नेपाल के साथ रिश्ते कमजोर होने के कारण इंडिया अपनी एक्सपोर्ट मार्केट भी लूज कर सकता है। नेपाल और भारत ट्रेड और कमर्शियल एक्सचेंजेस में एक लंबी हिस्ट्री शेयर करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि नेपाल अपना लगभग 2/3 कमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विसेज ट्रेड इंडिया के साथ करता है। वहीं नेपाल की 1/3 एफडीआई भी इंडिया से आती है। इतना ही नहीं, जो नेपाली इंडिया में काम करते हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में अपनी पेमेंट नेपाल में अपनी फैमिली के पास भेजते हैं, जिससे इनडायरेक्टली नेपाल की इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचता है। लेकिन इस ट्रेड रिलेशन में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और साथ ही चाइनीज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा नेपाल में भी यदि चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं रुका तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जहां इंडिया ऑलरेडी 2.5 फ्रंट वॉर के डेंजर से गुजर रहा है, वहीं नेपाल भी हॉस्टाइल रीजन बन गया तो हमें अपनी सेना नेपाल बॉर्डर पे भी तैनात करनी पड़ेगी। इससे ऑलरेडी स्टेन्ड आर्म्ड फोर्सेस पे सोल्जर्स, आर्म्स और एमिनिशन सप्लाई करने का प्रेशर और बढ़ जाएगा, जिसे एड्रेस करना इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। बिम्स्टेक, सार्क और बीबीआईएन जैसे इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया और नेपाल ने हमेशा इंपॉर्टेंट इश्यूज पे एक साथ मिलकर काम किया है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी फॉलो करने वाले नेपाल से फ्यूचर में इंडिया को शायद पहले जैसा सपोर्ट ना प्राप्त हो। एक्सपर्ट्स ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे नेपाल चाइना का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वैसे वैसे इंडिया और नेपाल के बीच दरार और गहरी होती जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की इंडिया के प्रति हॉस्टिलिटी कहीं न कहीं नेपाल को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। ओली सरकार के दौरान भारत के साथ नेपाल के संबंध काफी शार्पली डिटोरेट हुए थे। 2019 में इंडिया ने न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को कवर करने वाली भूमि को इंडिया का हिस्सा बताया गया था। इस बात का विरोध करते हुए ओली की सरकार ने भी नेपाल का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें इन एरियाज को नेपाल की टेरिटरीज बताया गया। असल में ये जमीन सदियों से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही रही थी, लेकिन नेपाल का दावा है कि 1815 की ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत ये जमीन नेपाल को बिलोंग करती है। ट्रीटी ऑफ सगौली गुरखा वॉर के बाद काठमांडू के गुरखा रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन किया गया था। खैर, इंडिया ने इस मैप को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा 2020 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जब 80 किलोमीटर दारचुला लिपुलेख पास लिंक रोड का उद्घाटन किया था, तब भी नेपाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। फिलहाल नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इस इशू को लेकर
कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट का तनाव दोनों देशों पर तलवार की तरह लटक रहा है। इनफैक्ट नेपाल का ये कदम उस समय आया था जब लद्दाख के गलवान में चाइना के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत आहत था। इसीलिए ओली सरकार के इरादों पे भारत को संदेह होने लगा कि कहीं ये रिएक्शन चाइना की बातों में आकर तो नहीं दिया गया है। इंडिया अपने आगे मौजूद इन सभी चुनौतियों को समझता है और उन्हें एड्रेस करने के लिए उसने कई कदम भी उठाए हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ता देख इंडिया ने अपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ समंत गोयल, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे और फॉरेन सेक्रेटरी को अलग अलग टाइम पर बातचीत करने और नेपाल के साथ संबंध सुधारने के लिए नेपाल भेजा था। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के कॉमर्स सेक्रेटरीज भी ट्रेड और ट्रैवलिंग इश्यूज पर वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों कंट्रीज के बीच क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाने चाहिए। नेपाल की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ये भी एक्नॉलेज करती है कि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सॉलिडेरिटी के साथ नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में उसकी काफी मदद की थी। 2015 में नेपाल के मैसिव अर्थक्वेक्स के बाद इंडिया मदद के लिए आगे आने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। इसके अलावा भारत कई इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में भी नेपाल को असिस्ट कर रहा है। हॉस्पिटल्स, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसे कई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स इंडियन असिस्टेंस के तहत ऑनगोइंग है। इंडिया ने नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लाइंस ऑफ क्रेडिट भी प्लेज किए हैं। नेपाल के साथ साथ इंडिया, मंगोलिया और ताइवान जैसे देशों के साथ भी अपने एंगेजमेंट को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इंडिया और ताइवान ने इंडिया में एक ताइवानी फर्म द्वारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए नेगोशिएशंस शुरू कर दी हैं, जो ओवरऑल बायलैटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा मंगोलिया की अगर बात करें तो इंडिया ने मंगोलिया के साथ अपने टाइज को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश किया है। इंडिया ने मंगोलिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का कमिटमेंट भी दिया है। मंगोलियन कंपनीज ने भी इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोल सप्लाई करने के लिए भी काफी ईगरनेस दिखाई है। दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS में। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से कुछ साल पहले जब UPSC एस्पिरेंट्स UPSC की तैयारी करने के बारे में सोचते मात्र थे तो उनसे ज्यादा मानसिक तनाव उनके घर वालों को हो जाया करता था, क्योंकि UPSC के तो मानो जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए थे दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर जैसे इलाके। महंगी फीस, कोचिंग में आने जाने का टाइम और घर से अलग रहने का मानसिक तनाव अलग। पर इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। पर आज इन सारी समस्याओं का समाधान स्टडी IQ IAS ने ढूंढ निकाला है। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हैं। बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेपाल हमारे फॉरेन रिलेशन का एक अहम हिस्सा है, जिसे इतनी आसानी से चाइना के हवाले हम नहीं कर सकते। अपने एंगेजमेंट्स को इंक्रीज करते हुए भारत को बस जरूरत है कि नेपाल के साथ बायलैटरल और मल्टीलेटरल रिलेशंस में कोई कमी ना छोड़े। पंचेश्वर मल्टीपर्पज हाइडल प्रोजेक्ट और पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट जैसे प्लान्स जो सालों से या तो इनकम्प्लीट हैं या शुरू ही नहीं हुए हैं, उन सब पर फोकस करके इंडिया और नेपाल नई शुरुआत कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस को और हेल्दी बनाने के लिए इंडिया और नेपाल को बाउंड्री इश्यूज रिजॉल्व करते हुए क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए इजी रूल्स बनाने चाहिए, ताकि रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा पनपता रहे और कोई तीसरा देश सदियों पुराने रिश्ते में कोई फूट न डाल पाए। तो दोस्तों, ये था स्टडी IQ की तरफ से नेपाल में चाइना के गेम प्लान का एक एनालिसिस। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि ये वीडियो UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है, और इसीलिए उससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ कैन नेपाल सेव इटसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग another economic disaster story? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।